हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th लेसन 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह पार्ट 3। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रतिजन प्रतिरक्षी क्या होते हैं और रक्त, उसके बाद हमने देखा था कि रक्त और रक्त समूह यानी एबीओ समूहकरण क्या होता है, किस प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर एबीओ रक्त समूह होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनका जो आरएच समूहीकरण है वो किस प्रकार से हमारे रक्त समूह के ऊपर इफेक्ट करता है। इसी प्रकार से जब रक्तदान की जरूरत पड़ती है या हम रक्तदान करते हैं तो रक्तदान के समय केवल रक्त समूह का ही निवारण हम क्या करते हैं, आरएच कारक को भी मिलाते हैं। यदि आरएच कारक धनात्मक व्यक्ति हो जाए और रक्त आरएच ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित करना पड़े तो उनके विरुद्ध क्या हो सकता है, आईजीजी प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है, जिसके कारण उसके अंदर क्या हो सकता है कि रुधिर लयनता हो सकती है, यानी रुधिर समूहन हो सकता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि अगर आरएच प्रतिरक्षी पहले से ही, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो आरएच प्रतिरक्षी है वो हमारे शरीर के अंदर पहले से ही बनी हुई नहीं होती, बल्कि इसका निर्माण जो होता है आरएच ऋणात्मक रुधिर के प्रथम बार आरएच धनात्मक व्यक्ति के संपर्क में आने से ही होता है। इस चीज़ को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसे अपन गर्भ रक्ताणु कोरकता नामक डिजीज़ भी हो जाती है। वो किस प्रकार से होती है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि गर्भावस्था के समय यदि जब माता का रक्त आरएच नेगेटिव हो तथा गर्भस्थ शिशु आरएच पॉजिटिव यानी आरएच धनात्मक हो तो उस समय जब प्रथम प्रसव होगा तो उस दौरान जब माता व भ्रूण का रक्त आपस में मिलता है, जिससे माता के रक्त में आरएच प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, जिससे द्वितीय गर्भावस्था में यदि शिशु आरएच पॉजिटिव होता है तो जटिलता उत्पन्न हो सकती है। तो माता के रक्त में जो उपस्थित प्रतिरक्षी होती है वो आईजीजी भ्रूण के रक्त में उपस्थित आरबीसी को समूहन विधि के द्वारा क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, जिससे कि रुधिर लयनता यानी कि हीमोलाइसिस उत्पन्न हो जाती है, जिससे गर्भ में ही भ्रूण की मृत्यु हो सकती है। यदि वह जीवित भी रहता है भ्रूण तो क्या होगा, वो अत्यंत कमजोर और हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है। इस रोग को हम क्या कहते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। और इसका उपचार करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर, यानी जैसे प्रथम प्रसव होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर हम माता को आईजीजी प्रति आरएसडी का टीका लगाते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में रोहगम भी कहते हैं। फिर ये जो रोगम होता है यह प्रतिरक्षी भ्रूण के रक्त में आरएच पॉजिटिव कोशिकाओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिससे माँ के शरीर में जो प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं उससे वो उनको रोक सकता है, जिससे माँ के शरीर में जो प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं उनको रोका जा सकता है इस रोगम के द्वारा। शिशु के रक्त को, अगर शिशु पैदा हो गया है तो हम क्या करते हैं कि शिशु के पैदा होने के बाद अगर वो बहुत कमज़ोर है तो हम रक्तदान के द्वारा उसके ब्लड को बदल भी सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त आरएच नेगेटिव व्यक्ति के शरीर के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाए, अगर चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ग्राही यानी कि जो ब्लड ले रहा है उसके अंदर आरएच कारक के विरुद्ध आईजीजी प्रतिरक्षी उत्पन्न कर देगी, जिससे क्या होगा कि ये प्रतिरक्षी जो आरएच धारी आरबीसी को रुधिर समूहन विधि द्वारा क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इस कारण से हमें रक्त के अंदर जो बिलिरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और बिलिरुबिन की अधिकता के कारण यकृत तथा प्लीहा को हानि पहुंचती है और उस हानि के कारण वृक्क यानी किडनीज क्या हो जाती है, फेल हो जाती है और किडनी फेल होने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमें जब हम ब्लड किसी को चढ़ाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ब्लड ग्रुप के साथ साथ उसका आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव भी चेक करना चाहिए। पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव ब्लड ही चढ़ाना चाहिए। अब आता है रक्तदान। रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो रक्तदान की जो रक्तदान जो है ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति का ब्लड या रक्त दूसरे व्यक्ति को
परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे कि प्लेटलेट, प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित किया जाता है या चढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले किसने इसके बारे में पता किया था, तो सर्वप्रथम जो रक्तदान है वो 15 जून 1667 को 1667 को फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा संपादित किया गया था। यानी सबसे पहले इन्होंने हमें बताया था कि रक्तदान किया जाता है, और उन्होंने सबसे पहले 15 वर्षीय एक बालक के अंदर भेड़ के रक्त को चढ़ाया था, रक्तदान करवाया था। हालांकि इसके बाद में लगभग 10 वर्ष पश्चात पशुओं से मानव में रक्तदान को निषेध कर दिया गया था, बैंड लगा दिया गया था। अब आती है रक्तदान हम किसे कहते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त के उत्पादों जैसे कि प्लेटलेट, प्लाज्मा आदि का स्थानांतरण करते हैं, वो क्या कहलाता है, रक्तदान कहलाता है। प्रश्न उठता है कि रक्त, हमारे शरीर के अंदर तो ब्लड है, फिर रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो रक्तदान की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि सबसे पहले चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होता है किसी भी परिस्थिति में, तो हमें रक्तदान की आवश्यकता पड़ सकती है। या शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर भी हमें रक्तदान की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन होने के दौरान भी हमें ब्लड की आवश्यकता, रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। कई बार होता है कि रक्त के अंदर बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स की अल्पता यानी कमी की स्थिति में, जैसे कि आजकल आप खूब देख रहे हैं डेंगू फैलने पर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। हीमोफीलिया के रोगियों को भी रक्तदान की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका ब्लड क्लॉट नहीं होता और उस दौरान क्या चाहिए, ब्लड की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए हीमोफीलिया के रोगियों को भी रक्तदान की आवश्यकता रहती है। दात्र कोशिका अरक्तता यानी कि सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को भी रक्तदान की आवश्यकता रहती है। अब ये जो रक्तदान है, हमने देखा कि कितनी सारी कारण होते हैं जिसके कारण कि हमें रक्तदान की आवश्यकता होती है। तो ये रक्तदान की प्रक्रिया है क्या? रक्तदान अगर हम देखें तो सामान्य रूप से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे हम 2 चरणों के अंदर पूरा करते हैं। पहला रक्त संग्रहण और दूसरा आधान यानी कि स्थानांतरण। रक्त संग्रहण यानी कि जो रक्त है वो, उससे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रक्त संग्रहण की जो प्रक्रिया करते हैं उससे सबसे पहले जो दाता है यानी जिससे हम ब्लड लेंगे उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है, उस ताकि पता चल सके कि वो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात हम उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी यानी कैन्यूला का प्रयोग करके विशेष प्रकार की थक्का रोधी युक्त थैलियां यानी कि जो स्टरलाइज थैलियां होती हैं, पाउचेज होते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, रक्त का संग्रहण करते हैं। फिर संग्रहित रक्त को प्रशीतित भंडारण यानी कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर हम उनको इकट्ठा करते हैं, जिससे कि रक्त के अंदर जीवाणु वृद्धि नहीं हो तथा कोशिकी जो चयापचय अभिक्रिया होती हैं उनको हम धीमी कर सकें। फिर उसके पश्चात जो संग्रहित रक्त होता है उसके अंदर कई प्रकार की जांचें जैसे कि रक्त समूह, RH कारक, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV आदि जैसे रोगों की जांच की जाती है। फिर उसके बाद जब रक्त संग्रहण होता है, जो रक्तदान संग्रहण है, उसके पश्चात दाता को, जिसने ब्लड दिया है, उस डोनर को कुछ समय तक हम डॉक्टर की निगरानी में रखते हैं ताकि उसके शरीर में रक्तदान के कारण अगर किसी भी प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि किसी को बुखार है या किसी को चक्कर इत्यादि आते हैं, तो उनका इलाज तुरंत किया जा सके। मनुष्यों में अगर हम देखें तो जो सामान्यतः रक्तदान है, तो रक्तदान के पश्चात प्लाज्मा की 2 से 3 दिन के अंदर पुनः पूर्ति हो जाती है, यानी पुनः बन जाता है, और लगभग 36 दिन पश्चात जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो परिसंचरण प्रणाली के अंदर प्रतिस्थापित हो जाती है। यानी 36 दिन के अंदर जितना ब्लड आप दान देते हैं उतना ब्लड हमारे शरीर के अंदर, रक्त हमारे शरीर के अंदर पुनः बन जाता है। इसलिए जो एक आम भ्रांति है कि रक्तदान नहीं करना चाहिए, उससे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। 36 दिन के अंदर हमारा ब्लड पुनः वापस बन जाता है, उससे हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए हमें रक्तदान करना चाहिए। अब दूसरी प्रक्रिया आती है आधान यानी ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन किस प्रकार से किया जाता है?
उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आधान से पूर्व मरीज के रक्त का और दाता के रक्त का, यानी जो दान देता है, ब्लड डोनर होता है उसके, और जिस मरीज के चढ़ाना है उसके ब्लड ग्रुप का मिलान किया जाता है, यानी ABO कौन सा ग्रुप है तथा RH इन सभी का मिलान करते हैं, और इस प्रक्रिया के बाद ही आधान यानी कि ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। फिर होता है कि संग्रहित जो रक्त है, जो हमारे पास इकट्ठा रक्त है, आधान प्रक्रिया शुरू करने से पहले केवल हमें 30 मिनट पूर्व ही कोल्ड स्टोरेज से बाहर लाया जाता है, इससे पहले नहीं लाते। अगर इससे ज़्यादा देर पहले बाहर ब्लड रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो रक्त है केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है और किसी और तरीके से नहीं, तथा साथ ही 4 घंटों तक लगभग इसको चढ़ाया जाता है, यानी धीरे धीरे चढ़ाते हैं, तेज जल्दी से, जैसे कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं इस तरह से जल्दी नहीं चढ़ाते, इसको धीरे धीरे लगभग 4 घंटों तक एक बोतल को चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात जो रोगी में रक्तदान संबंधित जो प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे कि किसी को ठंड लग सकती है, बुखार आ सकता है, दर्द या साइनोसिस, हृदय गति की अनियमितता आदि इस प्रकार की अगर कोई अनियमितता दिखाती है तो उसी समय जो डॉक्टर पास में होता है वह उनको विभिन्न दवाई देके उन चीज़ से कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और इसी प्रकार से जो स्रोत हैं, रक्त जो हम चढ़ाते हैं उसके आधार पर रक्तदान भी 2 प्रकार का होता है। हमने रक्तदान तो किया, लेकिन जो ये रक्तदान है यह भी 2 प्रकार का होता है, समजात आधान और समजीवी आधान। समजात आधान यानी कि एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, तथा समजीवी आधान यानी कि ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, ऐसा आधान जिसमें व्यक्ति के स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है। अब जब हम आधान करते हैं तो आधान जो दान दिया जाता है उस रक्त को हम अलग अलग भी कर लेते हैं, खाली ब्लड ही नहीं चढ़ाया जाता। कई बार क्या होता है कि हमें अगर उसके किसी पर्टिकुलर हिस्से की ज़रूरत होती है तो हम उस रक्त को भी चढ़ाते हैं, यानी कि जो दान दिया हुआ रक्त होता है उसको प्रसंस्करण द्वारा अलग अलग भी करते हैं। प्रसंस्करण के पश्चात रक्त को लाल रक्त कोशिकाओं, प्लाज्मा और बिंबाणुओं के अंदर हम उनको क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, विभक्त कर लेते हैं, और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज के अंदर उनको इकट्ठा करके रखते हैं। साथ ही जैसे मानव के अंदर रक्तदान किया जाता है उसी के प्रकार से पशुओं के अंदर भी रक्तदान किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि रक्तदान जो किया जाता है उस समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखने योग्य बात होती है कि दाता और रोगी का जब हम रक्त मिलान करते हैं तो उसमें ABO और RH कारक का मिलान सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद आता है कि दाता के रक्त में रोग कारक या जो हानिकारक तत्व हैं उनमें वो उपस्थित नहीं हो, इस चीज़ की हमें जांच करनी चाहिए। फिर दोनों के रक्त में RH कारक का विशेष रूप से RHD का मिलान जरूर से करना चाहिए। फिर संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात हमें कोल्ड स्टोरेज करना चाहिए, यानी जो भी हमको कार्य करना है कि उसमें मिलान वगैरह है वो होने के बाद ही कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए। बिना किसी जांच किए हमें कभी भी ब्लड को कोल्ड स्टोरेज के अंदर नहीं रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाना चाहिए, यानी प्रदूषित होने से हमको उसको बचाना चाहिए। तथा हमें एक विशेष चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो हम रक्त का संग्रहण करते हैं तथा जब आधान करते हैं तो आवश्यक रूप से हम उस समय डॉक्टर पास में उपस्थित जरूर से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ या जो हमने सावधानियां बताई, अगर ये सावधानियां हम नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं ध्यान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधान के दौरान अगर हम असावधानियां रखते हैं तो जो रोगी है वो कई रोग उसको हो सकते हैं, जैसे कि HIV-1, HIV-2 इनका संक्रमण उस व्यक्ति को हो सकता है, HTLV तथा HTLV-2 का संक्रमण व्यक्ति को हो सकता है। इसी के साथ साथ हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या क्रुएट-जैकब रोग आदि प्रकार के रोग भी रोगी को हो सकते हैं। इसलिए रक्तदान करते समय हमें इन सभी बातों का ध्यान आवश्यक रूप से रखना चाहिए।